नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम यूपी पीएससी चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जो जनसत्ता एडिटोरियल है उसमें जो एग्ज़ाम पर्पस से अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अपने इस नए इनिशिएटिव में आज हमने एक नई चीज़ जोड़ी है। देखिए, जो भी टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल में इम्पॉर्टेंट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैटिक पोर्शन की चीज़ें हैं उसको अपने साथ ऐड कर लेंगे, ताकि वो टॉपिक ना हमारा केवल एडिटोरियल पॉइंट्स के साथ तैयार हो, बल्कि वो टॉपिक हमारा कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे एक पूरा कंप्लीट तैयार हो जाए। तो आज जो दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला उसमें जो टॉपिक है वो भारत नेपाल संबंध। आज जनसत्ता में भारत नेपाल संबंधों के विषय में एक छोटा आर्टिकल आया है। हालांकि हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा वो होगा चुनाव सुधारों से संबंधित, जो कि दैनिक जागरण के जो मुद्दा एक विशेष पोर्शन होता है उसमें उसको हम कवर करेंगे। तो ये दो टॉपिक आज हम तैयार करने वाले हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। और आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो भले यूपी पीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सब लोग जुड़ जाइए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप इसमें क्या चेंजेस कराना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और जो भी आपका फीडबैक है उसे ज़रूर दें। तो चलिए पहले टॉपिक को देखते हैं, भारत नेपाल संबंध। देखिए, हालिया प्रकरण क्या हुआ है कि जो नेपाल है उसने 100 रुपये का अपना एक नोट निकालने का निर्णय लिया है, और उस 100 रुपये के नोट पर उसने ये घोषणा की है कि वह अपना नक्शा, राजनीतिक मानचित्र उस 100 रुपये के नोट पे छापेगा। चलिए देखिए, इस तरह की तो स्वाधीनता स्वतंत्रता हर देश को होती है, लेकिन यहाँ जो विवाद का बिंदु है वो ये है कि अपने उस मानचित्र में उसने काला पानी, लीपियाधुरा और लीपू लेक जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को अपना हिस्सा दिखाया है, जबकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। और नेपाल ने इन हिस्सों को अपने मानचित्र में दिखा के एक तरह से राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। ठीक है, तो ये तो था हालिया प्रकरण। चलिए, लेकिन अब देखते हैं भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो किस तरह के हैं। ठीक है, क्या क्या विवाद के कारण हैं और आगे की राह क्या हो सकती है, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों से हमें संबंध अच्छे रखने के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। तो देखिए, पहले भारत और नेपाल की अगर हम बात करें तो भारत नेपाल का निकटतम पड़ोसी है और भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है, जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से भारत और नेपाल सीमा साझा करते हैं। अब ये जो सीमा है ये 1751 किलोमीटर लंबी है, और बांग्लादेश चीन के बाद तीसरी सबसे लंबी सीमा भारत नेपाल के साथ ही साझा करता है। तो ये तो हो गई भारत और नेपाल के बीच में जो भौगोलिक स्थिति है उसकी बात। अब अगर हम बात करें तो देखिए, भारत और नेपाल एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में नेपाल की जो स्थिति है वो एक बफर स्टेट की है। बफर स्टेट का मतलब है कि जो हमारा एक प्रतिद्वंदी राष्ट्र है उससे और हमारे बीच में एक जो राष्ट्र है वो राष्ट्र है हमारा नेपाल, वो देश है नेपाल, जो कि एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखिए, भारत और नेपाल जो संबंध है ये बहुत पुराने संबंध हैं, और इनको अगर हम इनको डिवाइड करें तो देखिए, पहला पॉइंट निकल के आता है राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध भारत और नेपाल के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों ही सार्क के भी
सार्क के भी सदस्य हैं और बिम्स्टेक के भी सदस्य हैं। तो दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ताएं भी आयोजित की जाती रही हैं। तो राजनीतिक संबंध हमारे नेपाल से बहुत अच्छे हैं। आर्थिक संबंधों की अगर बात करें तो दोनों देश दक्षिण एशिया में एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक हैं। ठीक है। ऊर्जा की बात करें तो देखिए 250 छोटी बड़ी नदियां हैं। अगर हम सारी छोटी छोटी नदियों को भी मिला लें तो लगभग 250 नदियां ऐसी हैं जो नेपाल से भारत में प्रवाहित होती हैं। ठीक है। और भारत में प्रवाहित होती हैं। उसके बाद सब एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलती है, जो गंगा का बेसिन है वो भी नेपाल से निकलने वाली बहुत सी नदियों के माध्यम से निर्मित होता है। अगर हम विकासात्मक सहयोग की बात करें तो देखिए दोनों देश के मध्य वित्तीय और तकनीकी सहायता के क्षेत्र में बहुत अच्छे समझौते हैं। भारत समय समय पर नेपाल को तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है, वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। तराई क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य भारत के द्वारा किया जाता है। ठीक है। रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन जो दोनों देशों के बीच में एक ये परियोजना है, उसका निर्माण भारत और नेपाल ने मिलकर किया है। ठीक है। और भारत समय समय पर आवश्यकता के अनुसार लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से नेपाल को विकासात्मक सहयोग के लिए उपक्रम अवसंरचना विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराता रहा है। ठीक है। रक्षा सहयोग के को आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि भारत और नेपाल की सीमा प्रत्येक वर्ष सूर्य किरणम नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास में प्रतिभाग करती हैं। ठीक है। और ये अभ्यास जो है बारी बारी से भारत में और नेपाल में आयोजित किया जाता है। आपको याद दिला दें कि ये जो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन वर्ष 2011 से लगातार किया जा रहा है। अगर हम सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सांस्कृतिक सहयोगों में जो जनकपुर है, ठीक है, वहाँ से सीता जी का संबंध माना जाता है। ठीक है। अयोध्या के भगवान राम थे। तो एक सांस्कृतिक सहयोग भी दोनों देशों के बीच में मिलता है, जो कि दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके भी सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करता है। ठीक है। तो इस सांस्कृतिक सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए काठमांडू और वाराणसी के बीच, लुम्बिनी और बोधगया के बीच तथा जनकपुरी और अयोध्या के बीच 3 सिस्टर समझौता किया। यानी भारत के 3 शहर और नेपाल के 3 शहरों के बीच में 3 सिस्टर समझौता हुआ है। तो ये तो हो गए सहयोग के बिंदु जहां भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब जो भारत और नेपाल के बीच में विवाद के बिंदु हैं, अब जरा हम उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए उन पर डिस्कशन करते हैं हम। ठीक है। देखिए भारत और नेपाल के बीच विवाद के कारण क्या है। पहला विवाद तो देखिए अगर हम बात करें तो एक मधेशी समस्या है। मधेशी समस्या क्या है? मधेशी नेपाल के पहाड़ी और तराई में रहने वाले लोग हैं। ठीक है। और मधेशी जो लोग हैं वो दोनों ही तरह के हैं, वो नेपाल के भी हैं और कुछ भारतीय मूल के भी हैं। जो भारतीय मूल के मधेशी हैं वो मैथिली, भोजपुरी और हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए मधेशी क्या है, मधेशियों का ये आरोप है कि मधेशियों को नेपाल में वहाँ के नागरिकों के बराबर अधिकार नहीं मिलते। ठीक है। तो मधेशी क्या कर रहे हैं, मधेशी एक अलग मधेशी प्रांत की मांग कर रहे हैं। तो नेपाल इस चीज़ को भारत का हस्तक्षेप मानता है, भारत का उकसावा मानता है। ठीक है। तो एक मधेशी समस्या जो है ये भारत और नेपाल के संबंधों में विवाद का एक प्रमुख कारण है। ठीक है। यहाँ तक कि नेपाल की जो माओ सरकार है वो मधेशियों को भारत का समर्थक मानती है। वो ये मानती है कि ये मधेशी जो है ये नेपाल से ज़्यादा भारत के समर्थक हैं। ठीक है। और यही मधेशी समस्या भारत और नेपाल के विवादों में एक प्रमुख बिंदु है। अब अगर हम दूसरे विवाद की बात करें तो दूसरा विवाद है सीमा विवाद। सीमा विवाद क्या है? देखिए सीमा विवाद है काला पानी, लिम्पियाधुरी और लिपू लेक। ठीक है।
इन क्षेत्रों को नेपाल अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ये तीनों ही क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ठीक है, अब ये बिंदु शुरू कहाँ से हुआ था? ये बिंदु समस्या का विवाद ये शुरू कैसे हुआ? देखिए, आप जानते हैं कि जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त किया था, तो उसके बाद भारत का एक नया राजनीतिक मानचित्र निकाला था। जब नया मानचित्र निकाला था तो उसमें काला पानी, लिम्पियादुरिया, लीपू लेक ये भारत के हिस्से के रूप में दिखाए गए थे, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है। लेकिन नेपाल ने इस पे आपत्ति व्यक्त की और इन हिस्सों को अपना हिस्सा बताया। ठीक है, वहां से इस राजनीतिक विवाद की शुरुआत हुई और 2020 में नेपाल ने भी अपना राजनीतिक मानचित्र जारी कर दिया और इन क्षेत्रों को अपना भाग बताया। हालिया समय में जो अभी प्रकरण हुआ है उसमें नेपाल ने ये कहा है कि वह एक 100 रुपये का नोट निकालेगा और उस 100 रुपये के नोट पे अपने नेपाल का एक नक्शा निकालेगा। उस नक्शे पे काला पानी और लीपू लेक जैसे क्षेत्रों को वो अपना क्षेत्र दिखा रहा है। यही विवाद का हालिया समय में बड़ा बिंदु है। भारत सरकार ने इसके प्रति तीखी जो अपनी अभिक्रिया है वो व्यक्त की है। ठीक है, अगर हम चुनौतियों की बात करें कि भाई भारत और नेपाल अगर इतने निकटतम पड़ोसी हैं, इतने सहयोग के बिंदु हैं, तो ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो भारत और नेपाल के संबंधों को सामंजस्यपूर्ण बनाने में रुकावटें पैदा कर रही हैं? तो देखिए, पहली चीज जो चुनौती है वो है 1950 की संधि। 1950 की शांति और मित्रता संधि में नेपाल संशोधन चाहता है। क्यों संशोधन चाहता है? क्योंकि इस संधि का प्रावधान एक ये भी है कि भारत के परामर्श के बिना नेपाल किसी अन्य देश से सुरक्षा संबंध स्थापित नहीं करेगा और ना ही हथियार खरीदेगा। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसे भारत से पहले इस बात को डिस्कस करना होगा। नेपाल इस संधि में परिवर्तन करना चाहता है, संशोधन करना चाहता है। ठीक है, और आज वो ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि आज उस पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चीन लगातार कुछ ऋण देकर, ठीक है, कुछ प्रलोभन देकर नेपाल को उकसा रहा है। ठीक है, तो इस तरह चीन का बढ़ता प्रभाव और 1950 की जो ये संधि है, ये भारत और नेपाल के संबंधों को सामान्य करने में एक बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, इसके अलावा एक 1816 की भी संधि थी, सुंगौली की संधि, जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में वो हुई थी। लेकिन इस संधि की अगर हम बात करें तो ये जो संधि है, इसी संधि के कारण ये जो काला पानी और लीपू लेक का जो मुद्दा है ये प्रकाश में आया है। देखिए, 1816 की जो संधि है उसमें ये कहा गया है कि जो काली नदी है उसके हिसाब से भारत की और नेपाल की सीमा का निर्धारण होगा। ठीक है, उस संधि में भारत ने काली नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो क्या माना? वो काला पानी क्षेत्र को माना है। तो अगर काला पानी क्षेत्र को उद्गम मान लिया जाए तो काला पानी, लिम्पियादुरा और लीपू लेक जैसे जो क्षेत्र हैं ये भारत का हिस्सा अपने आप हो जाते हैं। लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं, काला पानी जो है वो काली नदी का उद्गम बिंदु नहीं है, लिम्पियादुरा है। वो लिम्पियादुरा को काली नदी का उद्गम बिंदु बताते हुए काला पानी, लिम्पियादुरा और लीपू लेक को अपने देश का हिस्सा मानता है। तो 1816 की सुंगौली संधि, 1950 की शांति एवं मित्रता संबंधी, उधर चीन का बढ़ता प्रभाव, ये भारत और नेपाल के बीच संबंधों को सामंजस्यपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। उसके अलावा देखिए, नेपाल की एक फ्लिप फ्लॉप की भी नीति देखने को मिलती है। फ्लिप फ्लॉप की नीति से क्या आशय है? देखिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नेपाल है वो भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट का कार्य करता है। तो नेपाल क्या करता है कि कई बार भारत को प्रति संतुलित करने के लिए वह अपना झुकाव जो है वो चीन की तरफ दिखा देता है। भारत सरकार पे दबाव बनाने के लिए वह अपना झुकाव चीन की तरफ दिखा देता है। तो नेपाल की फ्लिप फ्लॉप की जो नीति है ये भी भारत और नेपाल के बीच संबंधों में एक प्रमुख चुनौती है।
ठीक है, अब देखिए आगे की बात करते हैं। चीन का जो बढ़ता प्रभाव है वो किस तरह से है। देखिए चीन का एक राजनीतिक प्रभाव है, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा चीन की है, ठीक है। और सामाजिक रूप से चीन क्या करता है, नेपाल के बहुत सारे स्कूली छात्रों को अपने यहाँ छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षित कर रहा है। अब जब शिक्षित कर रहा है तो उसके जो कॉलेज हैं, उसके जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ उन्हीं की जो विचारधारा है उसी को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को पढ़ाया जाता है। तो नेपाल के छात्रों में कम्युनिस्ट विचारधारा का जो एक तरह से विचारधारा को जो बलवती बना रहा है, वो चीन इस चीज़ को भी कम्युनिस्ट विचारधारा से लोगों को प्रेरित कर रहा है, नेपाल के लोगों को। उसके बाद जैसे कि एक चीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। इसके माध्यम से भी चीन नेपाल में अत्यधिक निवेश करके नेपाल को अपने पक्ष में करना चाहता है, ठीक है। तो ये तो सारे हो गए सहयोग के बिंदु और क्या विवाद के बिंदु हैं, क्या चुनौतियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि नेपाल हमारा एक पड़ोसी है और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भाई देखिए आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। तो जब हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते तो यही एकमात्र उपाय रहता है कि हम उनके साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें। तो संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए जल विद्युत कूटनीति, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 250 ऐसी नदियां हैं, छोटी बड़ी सारी मिला के, जो नेपाल से भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ नदियों पर बिजली उत्पादन की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। अगर भारत और नेपाल मिलकर विद्युत उत्पादन करें तो भारत उस विद्युत को खरीद सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भारत के लिए विद्युत की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे भारत अपने यहाँ जो बढ़ती मांग है विद्युत की उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। नेपाल को इससे ये फ़ायदा होगा कि विद्युत उत्पादन के निर्यात द्वारा, ठीक है, वो क्या करता है, एक राजस्व का बड़ा हिस्सा जनरेट कर सकता है। जबकि देखिए इस तरह की जो ये विन विन सिचुएशन हो गई, दोनों को ही लाभ है इसमें, चीन को भी और भारत को भी। जबकि नेपाल जल विद्युत जो है उसका निर्यात चीन को नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि चीन अपने आप से आत्मनिर्भर है, ऊर्जा के मामले में लगभग चीन आत्मनिर्भर है। और नेपाल से चीन को विद्युत सप्लाई करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे अवसंरचनात्मक ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे कि विद्युत की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जो भूटान है, भूटान भी विद्युत के क्षेत्र में संपन्न है, आत्मनिर्भर है, और वो स्वयं भारत को ऊर्जा की जो विद्युत उत्पादन की सप्लाई करता है, ठीक है। तो नेपाल के लिए विद्युत उत्पादन का खरीदार कौन होगा, भारत। तो भारत को इस क्षेत्र में मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है और ये विन विन सिचुएशन होगी और इससे दोनों को साथ में आने में मदद मिलेगी और इसे ही हम कह रहे हैं जल विद्युत कूटनीति। देखिए गुजराल सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जा सकता है भारत नेपाल को संबंधों को सामान्य बनाने में, जिसमें कि गुजराल सिद्धांत में क्या गया था कि आपसी विवादों को परस्पर वार्तालाप के द्वारा समाधान करना है, ठीक है। वर्ष 2015 से 2016 में मोदी सरकार भी पंचामृत सिद्धांत लेके आई थी, तो उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद नेपाल को लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से सहायता देकर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो बहुत सारी मामले हैं आपदा के मामले में, वहाँ अवसंरचनात्मक ढांचे का निर्माण करने में, वहाँ के नागरिकों को प्रशिक्षित करने में भारत आर्थिक सहायता दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कठोर और नम्र दोनों नीतियों का संतुलित प्रयोग करके ही भारत और नेपाल के संबंधों को सामान्य किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारा टॉपिक था भारत नेपाल संबंध, इससे ज़्यादा ना तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत है ना ही वो काम का है। हमने इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसमें सहयोग के बिंदु क्या हैं ये हमने डिस्कस किया, विवाद के बिंदु क्या हैं ये डिस्कस किया, चुनौतियां क्या हैं ये डिस्कस किया, और कैसे हम संबंधों को सामान्य कर सकते हैं और उन संबंधों को रहा करने में चीन क्या रोल प्ले कर रहा है, हमने ये भी सारा डिस्कस कर लिया है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव तैयार हो गया है, ठीक है।
अब अपने दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आज के दैनिक जागरण में मुद्दा टॉपिक के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो वो बात हो रही है, देखिए चुनावी सुधार की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक ही जो है आज जिन टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 में दोनों ही टॉपिक कवर हो रहे हैं हमारे। तो अब अगले टॉपिक हम चुनावी सुधार की बात कर रहे हैं। तो देखिए चुनावी सुधार अभी तक बहुत सारे रहे हैं कि भाई जो आपराधिक छवि वाले नेता हैं उनको टिकट ना दिया जाए, उनके किस तरह से उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, शैक्षणिक और अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा किसी उम्मीदवार को, ये सारे चुनावी सुधार हैं। लेकिन आज बात हो रही है एक स्पेशल बिंदु पे। वो जो विशेष बिंदु क्या है, वो है कि जैसे अभी क्या होता है कि भाई कोई भी प्रत्याशी एक से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ता है, और एक सीट पे जब दोनों सीटों पे चुनाव जीत जाता है तो एक सीट से क्या करता है कि उस सीट को छोड़ देता है। तो इससे क्या दिक्कत होती है कि वहाँ पे दोबारा उपचुनाव कराने पड़ते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है हमारा, तो उसकी धारा 33 जो है वो प्रत्याशियों को कहती है कि भाई आप अधिकतम 2 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 ऐसा प्रावधान करती है कि कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 2 सीटों पे चुनाव लड़ सकता है। लेकिन 1996 से पहले इसमें अधिकतम सीटों की कोई भी बात नहीं बताई गई थी। तो उससे पहले लोग 2 सीटों से भी ज़्यादा भी चुनाव लड़ते थे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार 3 सीटों पे चुनाव लड़ा था। ठीक है, लेकिन 1996 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 में संशोधन कर दिया गया और ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी अगर हम धारा 70 की बात करें तो उसमें एक स्पष्ट प्रावधान है कि भाई आप भले ही 2 सीटों पर चुनाव लड़ लो, लेकिन आप प्रतिनिधित्व केवल एक ही सीट का कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप अगर दोनों सीटें जीत जाते हो तो आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और जब एक सीट छोड़नी पड़ेगी तो वो सीट तो खाली हो गई, तो उस सीट पे क्या किया जाता है, तो उस सीट पे चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव कराए जाते हैं। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रकरण होता है कि कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव जीत गया, एक सीट पे वो उसने अपनी रख ली और एक सीट छोड़ दी, तो इससे क्या है कुछ बहुत सारी विसंगतियां जन्म लेती हैं। क्या क्या विसंगतियां, चलिए उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, एक तार्किक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार सबको दिया गया है। जब एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है तो फिर उम्मीदवारों को ऐसी स्वतंत्रता क्यों है कि वो 2 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, आज ये प्रश्न बिल्कुल विमर्श का प्रमुख बिंदु बन चुका है कि जब एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है तो फिर वो व्यक्ति 2 सीटों पे, कोई उम्मीदवार 2 सीटों पे कैसे चुनाव लड़ सकता है। अब अगर उपचुनाव होता है, अगर मान लीजिए वो चुनाव की सीट उसने छोड़ दी, तो उसमें जितना संसाधन लगा था, जितना धन खर्च हुआ था, वो तो सारा वेस्ट गया। ठीक है, अब चुनाव आयोगों को उस खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराने के लिए क्या करना होगा, दोबारा से पैसा लगाना पड़ेगा। और ये जो पैसा लगता है ये किसका होता है, करदाता का ही होता है। ठीक है, इससे राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी होती है। ठीक है, कैसे बर्बादी होती है भाई, सारा प्रशासन जो है वो उपचुनाव में लग जाता है। ठीक है, उपचुनाव में लग जाता है क्योंकि अब उपचुनाव में जो स्टाफ काम करता है वो कौन सा होता है भाई, हमारे यहाँ के शिक्षक होते हैं, कुछ चिकित्सा सेवा के लोग होते हैं, पुलिस वगैरह इत्यादि की जो ड्यूटी लगती है वो उपचुनाव में लग जाती है। तो दोबारा से जो हमारे संसाधन हैं उनकी बर्बादी होती है। ठीक है, उपचुनाव वाले क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाती है, तो जिससे जनता को क्या है, उससे भी जनता को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि मतदाता जो है ना वो ठगासा महसूस करते हैं। आप सोचो, मतदाताओं ने किसी उम्मीदवार को विजयी बनाया और उस उम्मीदवार पे भरोसा करा और वही उम्मीदवार जीतने के बाद उस सीट को छोड़ के चला गया। तो ये तो मतदाताओं के साथ गलत हुआ ना कि भाई मतदाताओं ने अपना समय निकाल के वोट दिया और उस वोट की वैल्यू ही नहीं रही।
ठीक है, पहले की देखिए, पहले की बात अलग थी। पहले लोगों के पास समय भी होता था और पहले चुनाव जो थे वो महंगे नहीं होते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज चुनाव बहुत खर्चीले हो चुके हैं। मतदाताओं के पास भी समय नहीं रहता। ठीक है, अगर ऐसे में वो अपने बिजी शेड्यूल से अपने बाकी कार्यों को छोड़ के मतदान करने जाते हैं और बाद में उस मतदान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि विजयी उम्मीदवार ने वो सीट छोड़ दी, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि विजयी उम्मीदवार जो होते हैं जीती हुई सीट से को छोड़ने के बाद वहाँ अपने संबंधी को चुनाव में उतार देते हैं। तो देखिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सही प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक उम्मीदवार ही 2 सीटों से लड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण देखे गए हैं जिसमें विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो उसमें भी बिल्कुल यही कंडीशन आती है कि एक सीट उन्हें खाली करनी पड़ती है, चाहे तो विधानसभा की चाहे लोकसभा की। तो इससे भी क्या होता है, संसाधनों की बर्बादी होती है। ठीक है, और करदाताओं का जो पैसा है वो वेस्ट जाता है। ठीक है, और देखिए, ये हमारे संविधान के समान अवसर के सिद्धांत को विखंडित करता है। कैसे खंडित करता है भाई? कोई उम्मीदवार तो है जो 2 सीटों पे लड़ रहा है, कोई उम्मीदवार है जो 1 सीट पे लड़ रहा है। जो 1 सीट पे लड़ रहा है उसके पास ये अवसर है कि वो उसी चुनाव में लड़े और उसी में जीते। लेकिन जबकि जो 2 सीटों पे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो उसको एक तरह से 2 अवसर मिल रहे हैं कि भाई अगर वो 1 सीट पे हार भी गया तो कम से कम वो दूसरी सीट पे जीत सकता है, तभी तो वो 2 सीटों पे लड़ते हैं। तो ये समानता के अवसर का जो सिद्धांत है उसको खंडित करता है, उसके अनुकूल नहीं है ये जो हालिया जो पद्धति है। ठीक है, उसके बाद देखो, मतदाताओं की सीमित भूमिका होती है इस प्रकरण में, क्योंकि वो मतदान तो कर देते हैं लेकिन जो निर्वाचन स्थान उन पे उन्होंने वोट किया है उसके बाद विजयी उम्मीदवार उस सीट पे रहेगा या उस सीट को छोड़ेगा, इसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, और मेनली अगर हम इसके मूल में जाएं, ये विसंगतियां जो हैं इसमें, कोई उम्मीदवार अगर 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक तो उनको डर होता है कि भाई कहीं हार ना जाए, है ना, तो कम से कम 1 सीट पे तो जीत जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है कि भाई 1 सीट को हम कब्जे में रखें, ये मानसिकता जो है सामंतवाद का प्रतीक है। ठीक है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अतः वर्तमान में हम ये कह सकते हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 33 है, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों पे चुनाव लड़ने की अनुमति है, ये विसंगतिपूर्ण है। ठीक है, इसके हमने पक्ष देख लिए। ठीक है, कारण क्या है, क्यों चुनाव में लोग 2 सीटों पे लड़ते हैं, यह भी हमने डिस्कस कर लिया कि एक तो उन्हें हार का डर होता है। ठीक है, और उनकी 1 सीट को कब्जे में रखने की मानसिकता होती है जो कि सामंतवाद का प्रतीक है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, कई बार राजनीतिक दल भी उम्मीदवारों को 2 सीटों से लड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मुद्दों की कमी है या विश्वसनीय चेहरों की कमी है। तो ये प्रमुख कारण है जिनकी वजह से कोई उम्मीदवार या कोई राजनीतिक दल 2 सीटों से एक उम्मीदवार को चुनाव में उतारता है। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो तो यही होगी कि एक व्यक्ति, अगर एक वोट की हम बात करते हैं, इसका विस्तार किया जाए और एक व्यक्ति 1 वोट से आगे बढ़ के एक प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को व्यवहार में लाया जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर जो रिक्त सीट हो गई है, ठीक है, तो जो उम्मीदवार ने जो चुनाव हुए थे, अगर उसमें कोई उम्मीदवार विजयी हुआ है और वो सीट छोड़ दी है, तो उसमें हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार रहा है उसको विजयी घोषित कर सकते हैं। हालांकि इस बिंदु में एक प्रकरण ये आ सकता है कि भाई जो बहुमत का निर्णय था वो तो फिर उस निर्वाचन क्षेत्र में लागू हुआ नहीं, फिर तो दूसरा जो दूसरे नंबर पे था वो उम्मीदवार विजयी हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि जो मतदाताओं ने जिसको विजयी बनाया था तो वो उसने भी तो सीट छोड़ दी, तो उसमें ही कहाँ बहुसंख्यक जो मतदाता है उसका निर्णय प्रयोग में आया, वो भी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, अगर हम एक बात करें
कि उपचुनाव में क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं जब उपचुनाव होते हैं तो देखो उस पर दोबारा से खर्चा होता है, ठीक है। तो एक ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने अभी 2024 में यही प्रस्ताव दिया है कि भाई या तो एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र एक चुनाव, ये हम रणनीति लाएं, और अगर ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है तो उपचुनाव में जो भार पड़ रहा है निर्वाचन आयोग पे और परोक्ष रूप से करदाताओं पे, उसका एक भार जनप्रतिनिधि को भी सहना पड़े, मतलब जुर्माना लगाया जाए। अगर विधानसभा की वो सीट छोड़ रहा तो उस पर 5 लाख का जुर्माना होना चाहिए, और अगर वो 2 लोकसभा चुनावों से चुनाव लड़ा है और एक लोकसभा चुनाव से वो इस्तीफा दे देता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तो ये 3 बिंदु हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव रहे हैं, तो देखिए दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने ये सिफारिश की थी कि एक प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अमल में लाया जाना चाहिए। इसके बाद विधि आयोग ने 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट, ठीक है, चुनाव सुधारों पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में भी एक प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र की सिफारिश की थी। इसके अलावा चुनाव आयोग भी समय समय पर, जैसे कि 2004 में, 2010 में, 2016 में और 2018 में इस चीज़ की सिफारिश कर चुका है कि भाई एक व्यक्ति एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र की जो अवधारणा है उसको लागू किया जाना चाहिए। उसको लागू करने के लिए देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ही संशोधन करना पड़ेगा, और वो संशोधन कौन करेगा, वो संशोधन करेगी हमारी संसद। और इसके लिए क्या किसकी ज़रूरत होगी, इसके लिए ज़रूरत होगी एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति की, ठीक है, मजबूत दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, ठीक है। लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों को, जो हमारी जनता है, उसको भी अपना मुखर होकर इसकी मांग करनी होगी, ठीक है। तो आज हमने ये 2 टॉपिक तैयार करे हैं, जिसमें भारत नेपाल संबंध और दूसरा टॉपिक था एक प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से तैयार किया है। आशा करता हूं कि हमारा ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। अगर डिस्कशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा अच्छा डिस्कशन करने के लिए, ज़्यादा पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए और अधिक मोटिवेट होंगे। और अपने दोस्तों के बीच में देखिए इसे शेयर भी करें, ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो दोस्तों जैसा भी आपका फीडबैक है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।